आज के वीडियो में बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग की संपूर्ण जानकारी आपको समझाएंगे, जिसके अंतर्गत बेसिडियोमाइसिटीज क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज के जनरल कैरेक्टर्स अर्थात इसके सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज के उदाहरण यानी इसके अंतर्गत कौन कौन से कवक आते हैं, उन कवकों की कैसी संरचना है, उनसे लाभ क्या है, उनसे हानियां क्या हैं और बेसिडियोमाइसिटीज का आर्थिक महत्व, सब कुछ डिटेल में आपको चित्र सहित समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बेसिडियोमाइसिटीज क्या है। तो देखिए, जो बेसिडियोमाइसिटीज है ये फंजाई या कवक का एक वर्ग है और जो यूमाइसिटीज था उसी का एक भाग है कह लीजिए। तो एक फंजाई या कवक का वर्ग है और इसमें अत्यधिक विकसित कवक आते हैं। जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसमें अत्यधिक विकसित कवक आते हैं और इसे क्लब फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई भी कहा जाता है। इनमें जननीय कवक तंतुओं के सिरे पर एक बेसिडियम बन जाता है। ये एक बेसिडियम होता है। जो जननीय कवक तंतु होते हैं उनके सिरे पर कह लीजिए कि एक क्लब शेप्ड बेसिडियम बन जाता है। यह बेसिडियम होता है जो एक छत्तर होता है, बिल्कुल वैसे ही छत्तर जैसा, जिसके ऊपरी सिरे पर 4 बीजाणु होते हैं और उसी के ऊपरी सिरे पर 4 स्पोर्स पाए जाते हैं। इनकी फलनकाय काफ़ी बड़ी होती है, यानी जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, जैसे मशरूम, टोडस्टूल, पफबल तथा ब्रैकेट फंजाई। चलिए बेसिडियोमाइसिटीज के सामान्य लक्षणों को अर्थात जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज को समझा देते हैं। देखिए, पहला लक्षण है माइसीलियम बहुवर्षीय, पटीय व बहुकोशिक होता है, जो अनेक शाखित कवक तंतुओं का बना होता है। मतलब जो इसका कवक जाल है, माइसीलियम मतलब कवक जाल, जो नीचे का कवक जाल होता है ये वाला, इसे माइसीलियम कहा जाता है। चाहे कवक जाल कहो, तो ये जो इसका कवक जाल है अथवा माइसीलियम है ये बहुवर्षीय होता है और पटीय अर्थात उसमें पट पाए जाते हैं, सेप्टा पाए जाते हैं और बहुकोशिक होता है, यानी कि मल्टी सेलुलर होता है। बहुकोशिक मतलब मल्टी सेलुलर होता है और अनेक शाखाओं का बना होता है, यानी कई सारे शाखाएं होती हैं, इसलिए कहा गया अनेक शाखित कवक तंतुओं का बना होता है। फिर अगला पॉइंट है माइसीलियम अथवा कवक जाल 2 प्रकार का होता है। 2, प्राथमिक और द्वितीयक, यानी जो इसका माइसीलियम है 2 तरीके का, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राथमिक माइसीलियम बेसिडियोस्पोर के अंकुरण से बनता है। जो प्राथमिक माइसीलियम है, प्राइमरी माइसीलियम है, वो बेसिडियोस्पोर के अंकुरण से बनता है। जो बेसिडियोस्पोर है वो अंकुरित हो जाता है, वो उसी से बन जाता है और इसकी कोशिकाएं मोनोकैरियोटिक होती हैं। अब मोनोकैरियोटिक क्या है? मोनोकैरियोटिक एक तरह से प्रोकैरियोटिक है, जिसमें केंद्रक ना हो, बहुत सारे कोशिकांग ना हो और उसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, बीच में स्थित हो, तो मोनोकैरियोटिक हो गया। तो इसकी कोशिकाएं कैसे हैं? मोनोकैरियोटिक होती हैं, अर्थात इसमें एकल अगुणित केंद्रक होता है, केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। फिर अगला पॉइंट है प्राथमिक माइसीलियम छोटा होता है। जो प्राथमिक माइसीलियम कैसा होगा? छोटा होता है और यह ओइडिया, कोनिडिया के समान बीजाणुओं तथा पिक्नियोस्पोर का गुणन करता है। जैसे ओइडिया था, कोनिडिया था, बिल्कुल वैसे ही उसी के समान बीजाणुओं और पिक्नियोस्पोर का गुणन करता है। फिर अगला पॉइंट है लैंगिक अंग स्पष्ट होते हैं। जो इनके लैंगिक अंग होते हैं, सेक्सुअल आर्गन होते हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। संलयन बेसिडियोस्पोर और उनके मोनोकैरियोटिक स्पोर व एक कवक तंतु या प्राथमिक माइसीलियमों के कवक तंतु कोशिकाओं के बीच होता है। यानी जो इसका संलयन होता है, जो आपस में मिलते हैं लैंगिक जनन में, तो उसमें क्या होता है कि बेसिडियोस्पोर और उनके मोनोकैरियोटिक स्पोर्स आपस में मिल जाते हैं। लैंगिक जनन में 2 पट होते हैं, 2 सेप्टा होते हैं, एक तो प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी। अब प्लाज्मोगैमी में क्या होता है?
तो इसमें दो प्रोटोप्लास्ट के मध्य संलयन होता है। जो प्लाज्मोगैमी है इसमें दोनों प्रोटोप्लास्ट आपस में संलयित होते हैं, किंतु इनके केंद्रकों में संलयन नहीं होता है, उनके केंद्रक आपस में नहीं मिलते हैं, केवल प्रोटोप्लास्ट मिलता है। और प्लाज्मोगैमी के अंतर्गत दो भिन्न केंद्रक कोशिका में पास पास आ जाते हैं। जब प्लाज्मोगैमी होती है तो दो अलग अलग केंद्रक कोशिका में पास पास में आ जाते हैं। अब कैरियोगैमी में क्या होता है, तो यह काफी समय तक विलंबित रहता है, रुका रहता है। और प्लाज्मोगैमी एवं कैरियोगैमी के बीच की अवस्था को डाइकैरियोफेज कहते हैं। डाइकैरियोफेज इसे द्वितीयक माइसीलियम बनता है। जब डाइकैरियोफेज हो जाता है तो उसी से क्या होता है, द्वितीयक माइसीलियम का निर्माण होता है या सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण होता है। फिर अगला पॉइंट है, पटों के बीच डोलीपोर होते हैं। जो पट होते हैं, जो सेप्टा होते हैं, उनके बीच में डोलीपोर पाए जाते हैं। और द्वितीय माइसीलियम स्क्लेरोसिया या राइजोमार्फ मतलब कवक तंतुओं के जड़ों के समान समुच्चयन होता है, उसे ही राइजोमार्फ कहा जाता है। तो स्क्लेरोसिया या राइजोमार्फ की सहायता से मृदा या काष्ठ में घुस जाते हैं, प्रविष्ट कर जाते हैं। फिर अगला है द्वितीयक माइसीलियम क्लेमाइडोस्पोर, एसिडियोस्पोर, यूरिडोस्पोर, एलियोस्टोस्पोर आदि विभिन्न प्रकार के स्पोर्स के द्वारा जनन करता है। फिर अगला पॉइंट है, कैरियोगैमी व अर्धसूत्री विभाजन बेसिडियम में होता है। जो कैरियोगैमी है या अर्धसूत्री विभाजन है वो बेसिडियम के अंदर होता है, इसीलिए इस वर्ग को बेसिडियोमाइसिटीज कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि इस वर्ग को बेसिडियोमाइसिटीज क्यों कहते हैं, क्योंकि कैरियोगैमी और अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, बेसिडियम में होता है। फिर अगला पॉइंट है, प्रत्येक बेसिडियम से बहिर्जात रूप में 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं, यानी बाहर के रूप में क्या बनते हैं, 4 बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है। फिर अंतिम पॉइंट है, बेसिडियोमाइसिटीज की उन्नत जातियों में फलनकाय बनते हैं। फलनकाय यानी फ्रूटिंग बॉडीज का निर्माण होता है, जिन्हें बेसिडियोकार्प कहा जाता है। कुछ ब्रैकेट तथा पफबल का व्यास 30 सेंटीमीटर तक होता है। कुछ ऐसे भी ब्रैकेट होते हैं या पफबल होते हैं जिनका व्यास 30 सेंटीमीटर तक होता है। चलिए अब बेसिडियोमाइसिटीज में कौन कौन से कवक आते हैं जान लेते हैं। तो एगेरिकस जिसे मशरूम भी कहा जाता है, पक्सिनिया, रस्ट, लाइकोपर्डान, पफबल जिसे कहा जाता है, पालीपोरस जिसे ब्रैकेट फंजाई कहा जाता है, एमानिटा जिसे टोडस्टूल कहा जाता है, एमिलेरिया आदि कवक इस बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चलिए इनको समझा देते हैं आपको। तो पहला है एगेरिकस कंप्रेस्टिस। एगेरिकस कंप्रेस्टिस इसे सामान्य तौर पर खुम्ब या मशरूम कहा जाता है। खुम्ब या मशरूम यह एक खाद्य मशरूम है जो काष्ठ के नम व सड़ते हुए लट्ठों, पेड़ों के तने, सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ तथा ह्यूमस पर उगा हुआ मिलता है। भारत के कई भागों में इसकी खेती की जाती है और इसकी 25 जातियां अपने देश में पाई जाती हैं। मशरूम अक्सर रिंग पर उगते हुए मिलते हैं, जिन्हें फेयरिंग रिंग कहा जाता है। फेयरिंग रिंग। फिर अगला है पक्सिनिया। तो यह धान्य फसलों का परजीवी कवक है। जो धान्य वाली फसलें होती हैं उसका परजीवी कवक है, पैरासिटिक फंजाई है, जो कीट रोग उत्पन्न करता है। कीट रोग और कीट के लक्षण मोर्चाए स्फोटकों के रूप में प्रकट होते हैं, रस्टी पस्ट्यूल्स के रूप में प्रकट होते हैं। स्फोटकों में परजीवी के बीजाणु होते हैं। आपको बता दें, पक्सिनिया ग्रेमिनिटेट्रिसी यह गेहूं में काला रस्ट रोग उत्पन्न करता है, काला रस्ट रोग। और पक्सिनिया ग्लूमेरम यह गेहूं में पीला रोग उत्पन्न करता है। पक्सिनिया पर्पुरिया यह सारगम में पर्ण रस्ट रोग उत्पन्न करता है। और हेमिलिया बेस्टाट्रिक्स कॉफी के पौधों में पर्ण रस्ट रोग उत्पन्न करता है। फिर अगला है ऑस्ट्रेलेगो। यह पौधों में स्मट या कंड रोग उत्पन्न करता है। इस रोग में मोटी भित्ति व काले रंग के विश्रामी स्पोर बनते हैं, जिनको स्मट स्पोर कहा जाता है। अगला है
टोडस्टोल ये विषैले मशरूम हैं जो श्वेत बीजाणु बनाते हैं। और आपको बता दें कि इसमें से एमिनेटा सेजेरिया इसे सीजर मशरूम कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग रोम के सम्राट को मारने के लिए किया गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि बेसिडियोमाइसीटीज का आर्थिक महत्व क्या है। तो इस वर्ग के कुछ कवक पौधों में स्मट व रस्ट रोग उत्पन्न करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी है। फिर अगला है एगेरिकस खाने के काम आता है, जबकि कुछ अन्य विभ्रमक रसायन उत्पन्न करते हैं जो अत्यंत विषैले होते हैं। फिर अगला है बेसिडियोमाइसीटीज काष्ठ की सर्वोत्तम विघटक है। फिर अगला क्लेवेशिया से क्लेविसिन नामक एंटी कैंसर पदार्थ मिलता है। फिर अगला ब्रैकेट फंजाई ये पेड़ों के स्तंभ, लट्ठों, टिम्बर आदि पर ब्रैकेट के रूप में उगते हुए मिलते हैं। ये छायादार वृक्षों व वनों में वुड रॉड उत्पन्न करते हैं। फिर अगला पॉइंट है पफबल। इनमें एक वृंतक गोल रचना होती है जिसके परिपक्व होने पर बीजाणुओं या कहिए स्पोर्स के पफ बाहर निकलते हैं। फिर अगला है पवित्र फंजाई। साइलोसाइन मैक्सिकेना को पवित्र फंगस कहा जाता है क्योंकि मैक्सिकन इंडियंस इसका उपयोग धार्मिक समारोहों में करते हैं और इस कवक में LSD की भांति विभ्रमक गुण उत्पन्न होते हैं। तो आशा है आपको बेसिडियोमाइसीटीज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आशा है बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।